तो सिट टाइट, आज क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक है ना। देखे ध्यान से भी क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति कुल रुपए 1600, देखो हम लोग पढ़ रहे थे एलिगेशन, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन है। कोई एवरेज का क्वेश्चन है, कोई परसेंटेज का क्वेश्चन है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जैसे ये जो है ये एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो सब अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन है जिसमें एलिगेशन फॉर्मूला लग जाता है, उन्हें इंक्लूड किया। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अलग अलग टॉपिक में हम लोग करते ही है, तो उन्हें मैंने यहाँ पे डाला ही नहीं है क्योंकि उससे रिपीटिशन हो जाएगा। यहाँ भी करने पड़ेंगे, फिर वहां भी करने पड़ेंगे, और आपका कोर्स जो है कुछ ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक बेसिक आइडिया के लिए क्वेश्चन डाले हैं, और कुछ नए क्वेश्चन शीट में आपने देख लिए होंगे आगे। अभी ध्यान से देखो भाई, एक आदमी कुल रुपए 1600 दो बैंकों एसबीआई और पीएनबी में 16.66 और 8.33% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। 2 साल बाद उसे ब्याज के रुपए में रूप में 320 रुपए मिले तो एसबीआई बैंक में कितनी जमा की गई राशि। अब देखो कुछ बिल्कुल बेसिक बात है, उसे समझना कि आप इसे कई तरीके से कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि एक जगह लिख लो 16.66% एक बैंक से मिलने वाले ब्याज की दर, दूसरी जगह लिख लो 8.33% दूसरे बैंक से मिलने वाली ब्याज की दर, और टोटल जो एग्रीगेट इसे मिला है, एग्रीगेट देखो इसे 320 मिला है, 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज 320 रुपए। तो यहां से आप इसकी नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, जैसे हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से, पीआरटी अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला होता है। पीआरटी अपॉन 100 बराबर क्या होता है, ब्याज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप 1600, यहाँ ब्याज की दर हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता है 2 साल बटे 100 इक्वल्स टू ब्याज कितना 320। इसे रख लो यहाँ से भाई, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो, 16 दूनी 32 से ये 32 काट दो, कितना आ जाएगा आर 10%। इसे आप यहाँ पे रख लो 10%। ये 16 सही 16.66 को क्या लिख लें वे, जब पॉइंट में घटाना पड़े तो वो बहुत क्लियर वैल्यू नहीं आती, तो ज्यादा सही है कि आप इसे फ्रैक्शन में लिख लें। 16.66 को लिख सकते हैं 16 से ही 2/3 और इसे 8 से ही 1/3, और ये है इसका एग्रीगेट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसे मिला है। कुछ पैसा इस पे दिया, कुछ इस पे दिया, और इसे ब्याज कितना मिला 10%। इसमें से इसे घटा दो, कितना बचेगा 6 से ही 2/3। इसमें से इसे घटा दो, कितना बचेगा 1 से ही 2/3। भी ऐसे घटाना आपको आना चाहिए कि आप ऐसे फ्रैक्शन वाली वैल्यू को देख के घटा लें। 10 में से 8 घटा दो 2 बचेगा, फिर 2 में से 1/3 घटा दो तो कितना 1 से ही 2/3 बचेगा। इसको फ्रैक्शन को जो है सही कर ले, 3 एकम 3 और 2 5/3, और ये 6 18 2 20/3। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से इसे काट दो, 1:4। इस अनुपात में इसने पैसे जो है इन्हें दिए होंगे। तो पूछ रहा है एसबीआई में कितने पैसे जमा किए, तो एसबीआई देखो भाई टोटल रुपए है 1600, इसमें से आंसर नहीं आ रहा शायद एक भी, ऐसा ही कुछ है। 1600 रुपए टोटल थे, जिसे इसने 1 और 4 के अनुपात में इन दोनों बैंकों में दिया है। तो इसमें से एसबीआई में कितना है, 1 रुपया दिया गया है, कितने में से 5 में से आंसर 320 आएगा। वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति। कुछ गलत तो नहीं हुआ है कैलकुलेशन में? हालांकि इसे और भी तरीके से किया जा सकता है, इसे जितने चाहे तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ। जैसे आप ये भी कर सकते हो कि टोटल ब्याज मिला है 320, एक बार हम मान लें कि सारा पैसा जो है एसबीआई में जमा किया गया था, तो 1600 का कितना ब्याज मिलना चाहिए था, 1/6, 16.66 ब्याज की दर है, तो ब्याज कितना मिलना चाहिए था, 6 से इसे काट दो, 6 दूनी 12, 6 18, वैल्यू पॉइंट में आएगी ऐसे, है ना। 2 साल का ब्याज निकाल लो फिर भी पॉइंट्स में ही आएगी।
इससे वैल्यू पॉइंट में आ रही है, इससे कैलकुलेशन आपकी ज्यादा हो जाएगी। हालांकि आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर ब्याज रख लो, जैसे 2 साल का ब्याज अगर इससे निकाल ले कितना आएगा 1600/3 रुपए। 2 साल का ब्याज कितना आएगा 1600/3 रुपए। और अगर सारा पैसा 8.33 पे देगा तो 1600 रुपए कितने पर देगा 8.33 का मतलब 1/12 फ्रैक्शन इसका, और ये 2, इससे इसे काट दो 6, ये 2 से और कट जाएगा 800/3। 800/3 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर सारा पैसा एक बार हम एसबीआई में और एक बार पीएनबी में दे दें तो हमें इतना इतना ब्याज मिलेगा, लेकिन असल में ब्याज कितना मिला है 320 रुपए। और अगर इसे भी तिरछा घटाओगे फिर से आपको वही रेशियो आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तिरछा घटाओगे फिर रेशियो वही आना है 1:4। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस हिसाब से आंसर 320 आ जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं था। तो शीट में हो जाती है गलतियां। ठीक है भाई, समझ आ रही है ये बात? कोई नई बात नहीं, जो अभी तक कर रहे थे एलिगेशन के क्वेश्चन वही। आपको सिर्फ इतनी बात पे ध्यान देना है कि कहां कहां पर एलिगेशन लग जाएगा, इसी को सीखना है आपको। वरना ये क्वेश्चन सारे जब पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसमें रिपीट होते ही होते हैं। जब हम सीआई ऐसा ही पढ़ रहे होंगे तब ये क्वेश्चन फिर से आ जाएंगे। फिर से ध्यान से देखो, एक आदमी 6400 की धनराशि का कुछ भाग राम को 7% ब्याज से उधार देता है, दूसरे व्यक्ति को बाकी बचा हुआ 4% ब्याज की दर से उधार देता है। 3 साल के अंत में कुल 1092 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो राम को कितनी धनराशि उधार दी गई? फिर से मैंने आपसे कहा कि या तो आप यहाँ पे परसेंट लिख लो और बीच में परसेंट लिख लो, या फिर आप इसे रुपए में लिख लो। देखो हम मान ले अगर 6400 रुपए सारे के सारे 7% पे ब्याज पे दिए होते, तो ऐसे ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलते? 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 2 44। एक साल में कितने रुपए मिलते? 6400 का 7% 448। और सारे पैसे मान लो 6400 रुपए ये 4% की दर पर ब्याज पे दे देता, तो इसे कितने रुपए मिलते भाई? 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1 25, 256 रुपए मिलते ब्याज के रूप में एक साल के। ध्यान देना, हम एक ही साल का ब्याज निकाल रहे हैं। जब ये एक साल का ब्याज है, ये भी एक साल का ब्याज है, तो यहाँ पर भी हमें एक साल का ब्याज लिखना है। लेकिन ये जो 1092 है ये 3 साल का ब्याज दिया है, तो इसे एक साल का ब्याज निकालिए। 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 364 रुपए। अब इसे तिरछा घटा लें, दोनों को दिए हुए पैसों का अनुपात आ जाएगा। 364 में से 448 घटा दो, 14 में से 8 गया 6 बचे, 5 में से 4 गया 1 बचा, गलत घटा रहे हैं हम। 8 में से 4 घटाया 4 बचा, 14 में से 6 घटाया 8 बचा। इसमें से इसे घटा लो, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, फिर 1 बचेगा। 108, 108 और 84, इसे काट लो, जिससे कट जाएगा 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 से काट लो, 12 में 108। 9 और 7 के अनुपात में इसने दोनों को पैसे दिए होंगे। कह रहा है राम को कितने पैसे दिए। देखो टोटल रुपए हैं 6400, उसमें से राम को कितने दिए हैं 9 अनुपात कितने में से 9 7 16 में से, 16 से इसे काट दो 400, 9 चौक 36, 3600 रुपए। सही है आंसर आपका। रूप, दीपक, कृति, रश्मि, आकाश। कोई खास सवाल नहीं है, हम लोगों ने ऐसा ही में पढ़ ही रखे हैं, हम में से ज्यादातर लोगों ने। जो लोग नए हैं उनकी बात अलग है। कुछ पूछना हो तो बताओ। कुछ भी नहीं तो आगे बढ़ जाते।
देखो ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये एक फॉर्मूला है और ये किन किन सवालों में लग जाएगा आपको इसी बात पे फोकस करना है। जरा ध्यान से देखो, ये एवरेज का क्वेश्चन है लेकिन एलिगेशन से होगा। एक फैक्ट्री में 434 कर्मचारी हैं, सभी पुरुषों की औसत उम्र 24 वर्ष है। औसत उम्र 24 वर्ष, तो 24 वर्ष प्रति व्यक्ति उम्र है। महिलाओं की औसत उम्र 17 वर्ष प्रति व्यक्ति है, प्रति महिला। फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की उम्र 18 साल 6 महीने हो। अब देखो 18 साल 6 महीने है तो 6 महीने को हम आधा साल लिख सकते हैं। भाई 6 महीने को क्या लिख सकते हैं, 1/2 साल या 0.2 साल, 0.5 साल। तो आप लिख सकते हो 18 साल 6 महीने को 18.5 साल। भाई 18 साल 6 महीने 18.5 साल ही होगा ना। तो कह रहा है पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो ये महिलाओं का औसत, ये पुरुषों का औसत, ये सब का औसत अगर तिरछा घटाएंगे तो हमें महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात मिलेगा। तो 24 में से 18.5 घटा दो, कितना आएगा 5.5। 18.5 में से 17 घटा दो तो 1.5। पॉइंट से पॉइंट काट दो, 5 से इसे काट दो, 5 दिए 15 और 11। 3 और 11 के अनुपात में पुरुष और महिलाएं होंगे। हमसे पुरुषों की संख्या पूछी है, तो देखो भाई टोटल लोग है 434, उसमें से पुरुष कितने हैं 3, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 14। 3 और 11 के रेशियो में ही तो बांटना है, 3 11 कितना हो जाएगा 14। 14 से इसे काट दो, 14 3 42, 14 एकम 14 कितना 93। आंसर कितना आएगा 93। सही है आपका आंसर। कृति, दीपक, सलोनी, रश्मि, आकाश, मुकेश, बीच में एक नंबर भी है भाई। आपने आंसर पहले भी किया था लेकिन मैं आपको क्या बोलूं, 974। समझ रहे अभी बात को? कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत बेसिक बातें और ये अलग अलग टॉपिक में डिस्कस की ही जाती है, लेकिन क्योंकि स्पेशली पढ़ रहे हैं एलिगेशन तो उसमें जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सब तरह के सिंगल सिंगल क्वेश्चन ले लिए ताकि आपको ये समझ में आए कि ये सब किसी तरह एक ही चीज से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हैं भाई? ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज में कराते हैं 3-4 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें डेटा जो है वो थोड़ा वेग है, मतलब बहुत क्लियर नहीं है, अस्पष्ट अनक्लियर सा डेटा है, बहुत क्लियर बात नहीं है। लेकिन आप इस बात को बहुत क्लैरिटी से समझना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है। 1 मिनट भी वेट करना जरा। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट वाली शीट है ये। ऊपर क्या लिखा है तुमने इसमें, लैंग्वेज? ये तो इसमें लिखवाया ही नहीं, सिर्फ वही लिखवाए थे क्वेश्चन, डीआई वाले ही लिखवाए थे। नहीं डीआई का, चलो कोई नहीं मैं देख लूंगा बाद में। हाँ देखो भाई, बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक गेंदबाज बॉलर का बॉलिंग एवरेज, गेंदबाजी औसत 28.4 रन प्रति विकेट था। देखो जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उन लोगों को हो सकता है कभी दिक्कत हो कि कैसे निकालें बॉलिंग एवरेज, तो कोई खास बात नहीं, इसमें देखो फॉर्मूला दिया ही रहता है, रन प्रति विकेट। इसका मतलब क्या है, रन पर विकेट। अगर आपको कभी बॉलिंग एवरेज निकालना पड़े तो रन ऊपर लिख दो, विकेट नीचे लिख दो, तो आपको बॉलिंग एवरेज मिल जाएगा। देखो इसमें फॉर्मूला जो है वो दिया ही हुआ है, रन प्रति विकेट, ठीक है ना। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और जो देखते हैं उनके लिए ये मामूली बात है। कह रहा है कि एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज 28.4 रन प्रति विकेट था, हर विकेट लेता था वो लगभग इतने रन खर्च करने के बाद। उसने अगले मैच में 28 रन देकर 4 विकेट ले लिए, जिससे उसका गेंदबाजी का औसत 0.4 रन बेहतर हो गया। ध्यान रखना 0.4 रन बेहतर होने का मतलब है कम हो गया।
बेहतर मतलब कम, जितना कम उतना बेहतर। बॉलर का जो बॉलिंग एवरेज होता है जितना कम होगा बॉलर उतना ही अच्छा माना जाता है। जैसे मैं कहूँ एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज है 100 रन प्रति विकेट, इसका मतलब है पहले ये 100 रन खर्च करता है फिर इसे 1 विकेट मिलता है औसतन। और एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज है 20 रन प्रति विकेट, मतलब पहले ये 20 रन करीब खर्च करता है फिर इसे 1 विकेट मिलता है। इसका मतलब ये बॉलर अच्छा है, कम रन दे के ज्यादा विकेट लेता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो जब भी बॉलिंग एवरेज की बात आएगी तो समझे बात को कि बॉलिंग एवरेज जिसका कम होगा वो बॉलर अच्छा होगा। इसलिए बेहतर हो जाने का मतलब है कम हो जाना, बॉलिंग एवरेज का कम हो जाना मतलब बेहतर हो जाना। तो बताइए कि मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे? बहुत आसान बात है। देखो इसमें क्या लिखा है, रन प्रति विकेट होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बॉलिंग एवरेज, यहाँ भी बॉलिंग एवरेज और बीच में बॉलिंग एवरेज लिखें तो नीचे विकेटों का अनुपात आएगा। ठीक है ना? जरा ध्यान से देखें, पहले इसका बॉलिंग एवरेज कितना था, 28.4 रन प्रति विकेट। फिर इसने एक मैच और खेला जिसमें 28 रन देकर 4 विकेट लिए। अगर 28 रन दिए और 4 विकेट लिए तो इस मैच में इसका बॉलिंग एवरेज कितना था, 7 रन प्रति विकेट। ये जो आखिरी मैच इसने खेला इसमें इसका बॉलिंग एवरेज था 7 रन प्रति विकेट। और अगर हम इनको और इसको, ये सारे डेटा को इंक्लूड करके इसका नया बॉलिंग एवरेज निकालें तो वो कह रहा है 0.4 रन इसका बॉलिंग एवरेज बेहतर हो गया। और 0.4 बेहतर होने का मतलब है कम हो गया। पहले कितना था 28.4, अब कितना रह जाएगा, सिर्फ 28। ये पुराने मैचों का एवरेज है, ये आखिरी मैच का एवरेज है, और अगर सारे डाटा को इंक्लूड करके नया बॉलिंग एवरेज निकालें तो वो कितना आता है, 28। इन दोनों को मिला के ये आया। अब अगर इसे तिरछा घटाएं तो इसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या का अनुपात आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे जो वैल्यू रखते हैं तो उससे यहाँ वाली वैल्यू आती है, वो कौन सी होती है, जो अपॉन में लिखी जाती है। 28.4 में से 28 घटा दो 0.4, 28 में से 7 घटा दो 21, 21 और 0.4 का अनुपात आपको निकालना है तो यहाँ पे इसे काट लो। 4 से तो ये कटेगा नहीं, 2 से काट लो, 105:2। ये आ गया इसके विकेटों का अनुपात। आखिरी मैच में अगर इसने 2 विकेट लिए तो उससे पहले 105 विकेट लिए। इसमें से किसी एक की वैल्यू आपको गिवन होगी, या तो पुराने मैच में लिए हुए विकेट या आखिरी मैच में लिए हुए विकेट। हमें पता है आखिरी मैच में उसने 4 विकेट लिए थे, तो इस 2 की वैल्यू आपको गिवन है। 2 की वैल्यू कितनी है, 4। और आपसे पूछिए इससे पहले के सारे मैच में उसने कितने विकेट लिए थे, तो 105 की वैल्यू पूछी। इससे इसे काट दो, कितना आएगा, 210। इससे पहले के मैचों में उसने 210 विकेट लिए थे। अगर वो पूछता उसने टोटल विकेट कितने लिए, तो टोटल विकेट आप सारे ऐड कर लेते, 210 और 4, 214। हाँ मैं बढ़िया है, अपने सुना। गुड मॉर्निंग। क्लास ही ले रहा हूँ। बता कब तक पहुंच जाएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा दिन में आएगा तभी पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ सिर्फ ऑनलाइन। अरे सब कुछ है, तुम आओ तो सही। अरे सब कुछ है यहाँ पे, फालतू पड़े हुए पड़ोसियों के कमरों में पड़े हुए फालतू। हाँ भाई सही है, मिटा दूं, किसी को कुछ पूछना है? देखो आप बोल के भी पूछ सकते हो, कई दिनों से किसी ने पूछा नहीं है तो मैंने सोचा आप लोगों को याद करा दूं कि आप बोल के पूछ सकते हो। हाँ कल टेस्ट नहीं होगा, परसों होगा ना, परसों सैटरडे, आज दिन क्या है, आज फ्राइडे। अच्छा मुझे आज थर्सडे लगा भाई, सॉरी। हाँ कल आपका टेस्ट होगा भाई, सैटरडे है, तो ये हो सकता है कि कल दोपहर तक हो पाए, ठीक है ना। लेकिन कल आपका टेस्ट होगा दोपहर 12-1 बजे तक, मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा। आप लोग वैसे ही जैसे लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे।
उससे पहले अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक डाउट क्लास ले लेंगे रेशियो की। रेशियो के जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेना, दोपहर बाद टेस्ट दे दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था आज फ्राइडे, मैं आज थर्सडे समझ के बैठा था। मुझे लगा आज थर्सडे, आज क्लास ले लूंगा, कल को रेशियो का डाउट सेशन ले लूंगा, परसों टेस्ट हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, कल सुबह हम डाउट सेशन ले लेंगे और टेस्ट जो है वो दोपहर बाद अपलोड कर देंगे। आप उसे कल दोपहर बाद भी लगा सकते हो, परसों संडे में भी लगा सकते हो, ठीक है ना, जैसा आपको ठीक लगे। ये हफ्ता पता नहीं कैसा ही गुजरा है। शाम को भाई किसी का नेटवर्क नहीं आता है, शाम को बड़ी दिक्कत है। ये सुबह सुबह तो फिर भी आप लोग लाइव कर लेते हैं, शाम को तो बहुत सारे लोगों का नेटवर्क नहीं आता है, तो इसलिए शाम को डाउट सेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। कल सुबह डाउट सेशन ले लेंगे, जितना भी लंबा चले। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे रेशियो पे आप लोग निकाल के रख लेना, शीट में से, क्विजेस में से, सब सारे डाउट ले लेंगे। फिर कल दोपहर बाद जो है आपका टेस्ट दे देंगे, ठीक है ना। वो संडे में आराम से आप लोग लगाते रहना, सैटरडे ना लगाओ तो। देखें भाई अगला बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 13.5 रन प्रति विकेट था, 13.5 रन प्रति विकेट। अगले मैच में 32 रन देकर 8 विकेट ले लिए, तो 32/8 नया एवरेज कितना आ जाएगा, 4 रन प्रति विकेट, जिससे उसका गेंदबाजी औसत 1 रन बेहतर हो गया। देखो पहले 13.5 था, अब 1 रन बेहतर हो गया तो 12.5 हो गया, मतलब कम हो गया। इसे तिरछा घटाएंगे तो इसके मैचों के विकेट मिलेंगे आपको। 13.5 में से 12.5 घटाएंगे 1, 12.5 में से 4 घटाएंगे कितना, 8.5। आखिरी मैच के विकेट आपको दे रखे हैं, इस एक की वैल्यू आपको गिवन है, इसने 8 विकेट लिए और आपसे पूछ रहा है अंतिम मैच तक उसने टोटल कितने विकेट लिए। तो 8.5 ये, एक ये, कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 9.5 की वैल्यू पूछ रहा है। जरा ध्यान से देखो, उसने टोटल विकेट पूछे इस बार, पिछले मैच तक नहीं पूछे, टोटल विकेट पूछे। तो टोटल की वैल्यू निकाल दो, 8 9 72 4 76। जिन लोगों ने 68 निकाला है उन्होंने पिछले मैच तक के विकेट निकाल दिए। उसने पूछा है अंतिम मैच तक, लास्ट विकेट तक, फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज टेकन आफ्टर दिस मैच। टोटल विकेट पूछ रहा है। अगर आपने 68 निकाला है तो आपको ये वाला 8 ऐड करना पड़ेगा, आखिरी मैच के विकेट भी ऐड करो, कितना आएगा, 76। सही है आंसर। दीपक, प्रज्ञा, रश्मि, कृति। कृति आपने गलत आंसर कर दिया। आकाश का आंसर भी गलत है, वर्तिका आपका भी गलत है। 974 आपका आंसर सही है। सलोनी, कृति सही है। समझ रहे हैं ना। आपको ये भी देखना पड़े, क्वेश्चन को मैंने कई बार बोला है आपसे कि बहुत ध्यान से पढ़ लिया करो, वो पिछला ही क्वेश्चन नहीं है, उसमें छोटा मोटा कोई ना कोई चेंज होगा। आप लोग अक्सर ये गलती करते हो कि सिमिलर क्वेश्चन में आंसर वो निकाल देते हो जो पिछले क्वेश्चन में पूछा होता है, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। देखें अगला, सिमिलर ही क्वेश्चन है, थोड़े से बदलाव के साथ। देखें भाई, एक आदमी 324 किलोमीटर 12 घंटे में 24 किलोमीटर की यात्रा 12 घंटे में 2 चरणों में तय करता है। कुछ मिसिंग है यहाँ पे लैंग्वेज। अब ठीक है। एक आदमी 324 किलोमीटर की यात्रा 12 घंटे में 2 चरणों में तय करता है, 2 चरणों में यात्रा करता है, तो डबल हो गया ये। पहले चरण में वह कार से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरे चरण में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। बताइए उसने कार से कितनी दूरी तय की। ठीक है ना, आसान है। इस वाले का 162 आ रहा है दीपक, 21वें का। चलो देख लेते हैं। 324 किलोमीटर 12 घंटे में 2 चरण में यात्रा तय की। पहले वो कार से गया 30 की स्पीड से और दूसरे में 24 की स्पीड से ट्रेन से गया। कार से कितनी दूरी तय की। अब देखो अगर इसमें एलिगेशन लगाना है तो पहले देखो उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन से उसकी स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसकी नेट स्पीड निकालें तो देखो ये 324 किलोमीटर गया है 12 की चाल।
देखो यहाँ पे अगर स्पीड रखा है तो यहाँ पर भी स्पीड ही आएगा और यहाँ पर भी स्पीड ही आएगा, और स्पीड आएगा तो स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आएगा किलोमीटर, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो घंटे में आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी। तो इसकी स्पीड निकाले तो इसे 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, इससे इसे काट दो 27, इससे इसे तिरछा घटा दो 3, इससे इसे तिरछा घटा दो 3। देखो यहाँ पर अगर चाल लगाते हैं आप तो यहाँ पर टाइम का रेशियो आता है, टाइम का रेशियो, और 3 का अनुपात का मतलब है 1:1, मतलब इसने दोनों से 1:1 के समय में समय लिया है। मतलब टोटल टाइम अगर 12 घंटे था तो 6 घंटे तो ये गया है ट्रेन से, 6 घंटे गया है कार से, 6 घंटे गया है कार से, 6 घंटे गया है ट्रेन से। पूछ रहा है कार से कितनी दूरी तय की है। देखो कार से ये 6 घंटे तक चला है, और किस चाल से चला है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 30 की चाल से 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा भाई, 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कैसे भाई, इतने लोगों का 162 कैसे? गलत आए तो 1 का आ सकता है, 2 का आ सकता है, 5 लोगों का गलत। दीपक, आकाश, रश्मि, प्रज्ञा, रूप, क्या चल रहा है भाई? कृति आपका सही था, कृति का सही था, 974 आपका सही था, रश्मि सही था, मुकेश सही है, सलोनी आपका सही। बताएं भाई, इसमें कोई डाउट है? याद रखना, स्पीड अगर लगाते हैं तो टाइम का रेशियो आता है। मैंने आपको शुरू में एक बेसिक बात बताई थी कि किसे लगाने पे किसका रेशियो आएगा, ये कैसे क्लियर होगा। देखो चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर पर आवर में। स्पीड यहाँ पे लगाई, यहाँ भी स्पीड लगाई किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी स्पीड लगाई किलोमीटर पर आवर। इसे गूगल पे सर्च कर लेता, हो सकता है पूरा ही मिल जाता। जो ये क्लोज टेस्ट था गूगल पे सर्च कर लेता, कल की तरह हो सकता है पूरा ही मिल जाता, सोचा नहीं। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू आती है, ये जो अपॉन में वैल्यू आती है, आर मतलब समय। यहाँ पे जो आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा। समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ पे अगर स्पीड लगाएंगे तो यहाँ टाइम का रेशियो आएगा। बताओ कोई डाउट है? इसे दोबारा तो नहीं बताना है भाई, किसी को समझ ना आया हो। सबको आ गया समझ? दीपक, दीपक वहां से तार लगा देना इसको, लैपटॉप वो निकाल दे, और जो बड़ा सा प्लग बड़ा है वो लगा दे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब क्लियर है? ठीक, आगे देखें भाई। कह रहा है एक आदमी 108 किलोमीटर की दूरी 14 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी साइकिल से और कुछ पैदल चलता है। अगर साइकिल की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, पैदल की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, तो साइकिल और पैदल चले गए समय का अनुपात बताएं। टाइम का रेशियो पूछा है, स्पीड आपको पता है तो स्पीड से टाइम निकल आता है। साइकिल से जाता है तो 9 की स्पीड से, पैदल जाता है 7 की स्पीड से, और टोटल इसकी चाल क्या है, 108 किलोमीटर 14 घंटे में तय करता है। 108 किलोमीटर 14 घंटे में जाता है तो चाल कितनी आएगी भाई? स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल आ जाएगी 54/7, यही तो आएगी। तो चाल आ जाएगी 54/7। ये जो अपॉन वाला 7 है, आप चाहो तो इसे रख लो, चाहो तो घटा, इसे इसमें से घटा दो 9 में से, 9 सत्ते 63, 63 में से 54 जाएगा 9/7,
7 सत्ते 49, इसमें से 7 जाएगा, कितना बचेगा 54 में से 5/7, 7 से 7 कट जाएगा, रेशियो कितना आएगा 5:9, कितना आ जाएगा 5:9, ऑप्शन बी सही है दीपक आपका आंसर। रो सलोनी सही है आपका आंसर। समझ रहे हो, तिरछे ही घटाना है, कैसे भी घटा लो। अपॉन वाला ये जो 7 है, इस 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो तीनों वैल्यू को हम 7 से मल्टीप्लाई करते तो ये 9 सत्ते 63 आता, ये 7 सत्ते 49 आता, ये 54 आता। आप तिरछा घटा लेते जैसा कल मैंने बताया था, कितना आ जाएगा 5 अनुपात में। अपॉन वाले 7 को, हाँ यही तो किया है आकाश। आप चाहो ऐसे, उससे आपका आंसर थोड़ी ना बदलेगा। अगर आपने वैसे भी किया है आंसर तो यही आएगा, आया होगा ना। देखो हमने कर लिया मल्टीप्लाई, बिल्कुल कर सकते। जो आपके दिमाग में आया करे उससे करके आंसर निकाला करो। अगर आपका आंसर सेम आ रहा है मतलब आपने कुछ गलत नहीं किया। अब सवाल करने के 100 तरीके हो सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। 7:13 ये क्या भेज रहा है भाई, 974 आप क्या भेज रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया। ये 7:13 क्या है, पिछले क्वेश्चन का आंसर, अगले में तो रेशियो है ही नहीं। अगर पिछले का भेजा है तो वो हम करा चुके हैं, उसका आंसर ये नहीं। अगला देखो, अगले का भी आंसर नहीं। कौन से का आंसर है भाई ये, पिछले का भी ये आंसर नहीं है क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 5/9। और अगले का भी नहीं। देखे ध्यान से कहाँ गड़बड़ की है वो आप देखो। आप सवाल करो लेकिन इधर भी ध्यान रखा करो, कहीं पता लगे गलत हो गया फिर दोबारा कहाँ पूछोगे। कह रहा है एक आदमी एक प्रकार की गेहूं 78 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है। क्यों आ रहा है भाई आपका आंसर, मैं आपको अनम्यूट करूं क्या, आप बोल के बताओ ऐसे कैसे। इतना तो नहीं आना चाहिए जितना आपका आ रहा है, 7/13 कैसे आ रहा है, अच्छा बताओ। देखो भाई, इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा एक बार और 7 किलोमीटर प्रति घंटे एक बार। और एग्रीगेट स्पीड कितनी है, टोटल 108 किलोमीटर 14 की स्पीड से जाता है। तो 108 किलोमीटर 14 की स्पीड से जाएगा तो कितना आएगा 54/7। तो यहाँ पे हम रख लें 54/7। इससे जब आप तिरछा घटाएंगे तो 7×9 = 63 में से 54 जाएगा, 9 बचेगा, 7×7 = 49 में से 54 जाएगा, 5 बचेगा, 5/7 और 9/7, 7 से 7 कट जाएगा, रेशियो 5 और 9 आएगा भाई। आपका कैसे 7/13 आ रहा है, मैं आपको अनम्यूट करूं, आप बोल के बताओ। समझ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। देखिए ध्यान से, एक आदमी एक तरह की गेहूं 78 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से खरीदता है और कुछ मात्रा में दूसरी प्रकार की गेहूं खरीदता है। मिश्रण का क्रय मूल्य 81 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। यदि प्रथम प्रकार की गेहूं और दूसरी प्रकार की गेहूं की मात्रा 24 और 9 किलोग्राम हो तो दूसरी प्रकार की गेहूं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो, आप समझना बात को, अगर आपने यहाँ पे प्राइस लिखा है, कीमत, यहाँ भी कीमत लिखी है और फिर मिश्रण की कीमत लिखी है, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, मात्रा का आएगा। किसका रेशियो आएगा, क्वांटिटी का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कीमत कैसे लिखी जाती है, जैसे मैं कहता हूँ 5 रुपए प्रति किलो। किलो का मतलब क्या है, मात्रा या क्वांटिटी। तो अगर हम यहाँ पे कीमत लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, मात्रा का अनुपात आएगा।
अब इस क्वेश्चन में आपको देखो काफी कुछ दिया है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेजता हूँ, ठीक है ना, टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेजता हूँ।